नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान जो हमारे देश की नींव है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि ये जीवंत दस्तावेज हमारा संविधान समय के साथ कैसे सांस लेता है, कैसे बदलता है और हमारे बदलते समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलता है। जरा सोच कर देखिए, 100 साल पुराने ट्रैफिक नियम क्या आज की भागती दौड़ती सड़कों पर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो फिर देश को चलाने वाली सबसे बड़ी रूल बुक हमारे संविधान का क्या, अगर वो ही वक्त के साथ पुराना पड़ जाए तो? देखिए, यही वो सवाल है जो हमें संविधान संशोधन की जरूरत तक ले जाता है। असल में भारत का संविधान पत्थर पर लिखी कोई आखिरी बात नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया था। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें तो बहुत मजबूत हैं, पर उसकी टहनियाँ, उसकी शाखाएं वो वक्त के साथ फैलती हैं, बढ़ती हैं, नई चुनौतियों को, नई ज़रूरतों को अपनाती हैं। तो ये विकास, ये बदलाव होता कैसे है? यहीं पर आता है संविधान संशोधन। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। संविधान के किसी भी हिस्से में ऑफिशियली कुछ जोड़ना, कुछ बदलना या फिर कुछ हटा देना। पर सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अरे भाई, सोचिए, जब संविधान बना था तब न तो इंटरनेट था, न ही क्लाइमेट चेंज की इतनी चिंता थी। समाज बदलता है तो कानून को भी तो बदलना ही पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा का अधिकार जोड़ने की बात हो या चुनावी प्रोसेस में सुधार करना हो। इन संशोधनों के बिना हमारा संविधान सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनकर रह जाता, कोई काम का गाइड नहीं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि संशोधन क्यों जरूरी है, पर असल सवाल ये है कि ये पावर, ये शक्ति आखिर है किसके हाथ में, और हमारा संविधान खुद इस शक्ति को कंट्रोल कैसे करता है। चलिए अब इस प्रोसेस की कानूनी जड़ों को समझते हैं। ये जो पावर है ना, ये संविधान के अंदर से ही आती है, खास तौर पर आर्टिकल 368 से। इसे आप संविधान का सेल्फ अपडेट बटन भी कह सकते हैं। यही वो आर्टिकल है जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार करता है। और ये पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को। लेकिन यहाँ एक पेज है, एक बैलेंस है। राज्यों की विधानसभाएं खुद से संशोधन शुरू नहीं कर सकती, पर जब कोई बदलाव देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते को असर करता है, तब उनकी सहमति भी जरूरी हो जाती है। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि ये संशोधन आखिर होता कैसे है। देखिए, संविधान ने हर बदलाव के लिए एक ही जैसा रास्ता नहीं बनाया, बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते बनाए हैं। और कौन सा रास्ता लिया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना जरूरी है। चलिए एक एक करके इन तीनों रास्तों पर चलते। आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द समझने बहुत जरूरी हैं, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी तो आसान है, मान लीजिए 100 लोग वोट कर रहे हैं तो 51 वोट मिलते ही बिल पास, सिंपल। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी, ये मामला थोड़ा टेढ़ा है। इसमें ना सिर्फ वोट देने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए, बल्कि सदन की जो कुल संख्या है उसका भी बहुमत चाहिए। ये एक तरह का डबल लॉक है, ताकि ये पक्का हो सके कि बड़े बड़े बदलाव सिर्फ सबकी सहमति से ही हों। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, तीनों तरीके बिल्कुल साफ हैं। पहला, सिंपल मेजॉरिटी, ये रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों के लिए है, जैसे किसी नए राज्य को बनाना। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी, ये संविधान के दिल के लिए है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स। और तीसरा, सबसे मुश्किल वाला रास्ता, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की हाँ भी चाहिए। ये तब होता है जब बदलाव पूरे देश के संघीय ढांचे पर असर डालता हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि संसद के पास संविधान को बदलने की अनलिमिटेड पावर है, लेकिन कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा सिद्धांत जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की दिशा ही बदल दी। इसे कहते हैं संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। तो क्या इसका मतलब ये है कि संसद अपनी मेजॉरिटी के दम पर पूरे संविधान को ही दोबारा लिख सकती है? क्या वो डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदल सकती है? क्या हमसे बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। संसद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। संविधान की आत्मा को नहीं छुआ जा सकता। ये सीमा लगाई थी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। इस एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को, मतलब उसके बुनियादी सिद्धांतों को, वो नष्ट नहीं कर सकती।
तो ये मूल संरचना आखिर है क्या? इसे संविधान की आत्मा समझिए, इसका डीएनए। इसमें शामिल हैं डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, कानून का राज और हमारे मौलिक अधिकार जैसे सबसे बुनियादी सिद्धांत। ये वो खंबे हैं जिन पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है और संसद इन्हें गिरा नहीं सकती। तो हमने क्या देखा? ये पूरी व्यवस्था एक बड़े शानदार बैलेंस पर टिकी है। एक तरफ ये संविधान को इतना मजबूत बनाती है कि कोई भी सरकार इसे आसानी से अपनी मर्जी से बदल ना सके, और दूसरी तरफ ये इसे इतना लचीला भी रखती है कि ये वक्त की ज़रूरतों के साथ खुद को ढाल सके। और इस प्रक्रिया का कितना इस्तेमाल हुआ है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। 1951 से आज तक हमारे संविधान में 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा संविधान सच में एक जिंदा दस्तावेज है जो लगातार सांस ले रहा है, बदल रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, संविधान संशोधन सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने का सिस्टम है। ये पक्का करता है कि हमारा संविधान पुराना न पड़े, ये सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाए और स्थिरता और लचीलेपन के बीच उस नाजुक बैलेंस को बनाए रखे जो किसी भी आगे बढ़ते हुए देश के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये इसे सीधा और मजबूत तो रखते ही हैं, पर साथ ही इसे झुकने, मुड़ने और वक्त के साथ आगे बढ़ने की ताकत भी देते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, डेटा प्राइवेसी जैसी नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, सोचिए आने वाले कल का भारत अपने संविधान से और किन बड़े बदलावों की मांग करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस दस्तावेज को हमेशा जिंदा रखेगा।